नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। इकोनॉमिकम के ताजा संस्करण में आप सबका बहुत स्वागत है। बीते हफ्ते इकोनॉमिकम के अर्थात सेगमेंट में हमने बात की थी एनबीएफसी पर। ये समझने की कोशिश की थी कि क्यों भारत में एनबीएफसी का सूर्य अस्त हो रहा है। इस एपिसोड को आप लोगों की ढेर सारी प्रतिक्रियाएं मिली, बहुत सारे सवाल हमको मिले, काफ़ी सारे लोगों ने इसको सराहा। आपके कई सवालों को हमने आज के इकोनॉमिकम में शामिल भी किया है। आज के इकोनॉमिकम के सफ़र की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अंशुमान जी का स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। इस हफ्ते आप हमारे लिए क्या नया लिखकर लाए हैं सर, अर्थात में उस विषय को बताइए। शुभम, इकोनॉमिकम के संस्करण में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। एनबीएफसी के ऊपर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिली, बहुत सारे सवाल भी हैं। कुछ सवाल हम अंत में शामिल भी करेंगे, सारे सवालों को ले पाना संभव नहीं होता है। इस सप्ताह सबके टॉप ऑफ द माइंड में, सबके दिमाग में एक सवाल था कि सरकार को आखिर पेट्रोल डीजल पर ड्यूटी क्यों घटानी पड़ी, एक्साइज ड्यूटी कम क्यों करनी पड़ी, और ये ड्यूटी कम करने का फैसला अभी क्यों लिया गया, ये पहले क्यों नहीं लिया गया था। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम भारत की महंगाई को जिधर से आता देखते हैं, शायद वो उस रास्ते से आती नहीं है। वो महंगाई कहीं किसी दूसरे रास्ते से आ रही है, और जिस रास्ते से आ रही है वो क्या रास्ता है, और क्यों भारत में टैक्स घटाना जरूरी हो जाता है महंगाई कम करने के लिए। खास तौर से ऊर्जा क्षेत्र में भारत की सरकारें कितना टैक्स लगाती हैं और वो टैक्स भारत में कितनी महंगाई बढ़ाता है, इसे जानने की कोशिश करेंगे हम आज। बिल्कुल, तो अर्थात में चर्चा होगी एनर्जी के टैक्सेशन पर, और अंशुमान जी ने 3 सूत्र दिए। पहला सूत्र ये दिया कि टैक्स पे बात होगी, दूसरा सूत्र ये दिया कि महंगाई पर बात होगी, और तीसरा सूत्र ये दिया कि ऊर्जा की महंगाई पर बात होगी। तो आज का अर्थात, आज का इकोनॉमिकम इन 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमेगा। तो अर्थात होगा, उसके बाद आपके सवाल जवाब होंगे, इसके बाद आपके इनकम की बात होगी। आज इनकम की बात भी बहुत कीमती है क्योंकि वो तजुर्बे से निकली है एलआईसी के आईपीओ के। तो इनकम की बात बहुत गौर से सुनिएगा। और चलते चलते अंशुमान जी से पूछेंगे कि किस्सों के सिक्के में इस बार उन्होंने हमारे लिए कौन सी कहानी लिखी है जो हमें इस वीकेंड पर सुनेंगे इतिहास की। तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिकम की यात्रा। अंशुमान जी लिख रहे हैं कि भारत में महंगाई जहां से निकलती है वहीं से उसे कम किया जा सकता है। सर, दरअसल कहां से निकलती है ये महंगाई? शुभम, जब सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई तो हमारे पास 2 तरीके की चर्चाएं थी, सोशल नेटवर्क्स पर भी, दफ्तरों में भी, ऑफिसों में भी। एक चर्चा ये थी कि देखिए सरकार कितनी संवेदनशील है, उसने एक्साइज ड्यूटी घटा के पेट्रोल और डीजल को सस्ता कर दिया और सरकार को ये करना चाहिए था। दूसरी चर्चा ये थी, जो दूसरा पहलू था, उसका कहना था कि 10 रुपये बढ़ाया, 9 रुपये कम कर दिया। मार्च तक 10 रुपये बढ़ा दिया था और पहले कीमत बढ़ाई, फिर उसके बाद घटा दी और फिर लोगों ने उस पर ताली बजाई। अगर आप इन दोनों बहसों में नहीं फंसना चाहते, क्योंकि ये दोनों विभाजित और पोलराइज्ड बहसें हैं, तो आप और अपने स्वादानुसार महंगाई पर बहस नहीं करना चाहते, जो आपके स्वाद के अनुसार हो, तो आप वो महंगाई का सबसे विद्रूप सच समझिए, भारत की महंगाई के सबसे विद्रूप सच को, जिसको हम आज अर्थात में डिस्कस करने वाले हैं। सरकार का फैसला 2 चीजें स्थापित करता है, एक महंगाई है और दूसरा ये कि महंगाई वहां से निकल रही है जहां से ना तो रिजर्व बैंक का सस्ता कर्ज उसे ठीक कर सकता है और ना नेताओं की या राजनेताओं की बयानबाजी। भारत की महंगाई टैक्स से निकलती है और टैक्स कम करने से ही घटती है। ये बात हमें आज इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। पहले हम महंगाई के लिए पूरी दुनिया को लानत दे रहे थे, ओपेक देश कीमतें बढ़ा रहे हैं और रूस यूक्रेन, वो सारे फैक्टर्स हैं, उन सारे फैक्टर्स की वजह है, पर वो सब जगह हैं। हमारे यहाँ ऊर्जा की महंगाई दुनिया में सबसे ज़्यादा है, बाकी जगह भी ये फैक्टर्स हैं। कच्चा तेल हमारे लिए महंगा नहीं हुआ, पर उन देशों ने अपने देश के लोगों को की टैक्स की शील्ड देकर इसे बचाने की कोशिश की। और इसे हम जब ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि कुछ आंकड़े जो हम इसमें बताएंगे तो शायद आपको जानकर इस बात पर आश्चर्य होगा कि भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में है, शुभम, जहां ऊर्जा और ईंधन यानी कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, कोयला, बिजली और सौर ऊर्जा तक ऊर्जा के हर स्रोत पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है। यानी भारत की सरकारें हमें केंद्र सरकार के कुल राजस्व का करीब 25% हिस्सा ऊर्जा पे टैक्सेशन से आता है और राज्य सरकारों के टैक्सेशन का कुल हिस्सा लगभग रेवेन्यू का कुल हिस्सा 13% हिस्सा एनर्जी टैक्सेशन पर आता है। ऊर्जा पर लगाए हुए टैक्स हमेशा कैस्केडिंग होते हैं, हमारी बाकी चीज़ों की लागत बढ़ाते हैं और हमें महंगाई के नर्क में झोंकते हैं।
जब सरकार ने, जब सब कुछ हो गया, रिजर्व बैंक ने सब कुछ कह दिया, फिर अंततः सरकार को स्वीकार करना पड़ा ना कि एक्साइज ड्यूटी कम करनी पड़ेगी। यही काम अक्टूबर में किया गया था। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत में ऊर्जा पर इतना कितना ज्यादा टैक्सेशन है और हमारी महंगाई की वजह क्या केवल अंतर्राष्ट्रीय कारण होते हैं या हमारे देश की सरकार की टैक्स नीतियां हैं जो ऊर्जा को अधिकतम ताकत तक निचोड़ लेना चाहती है और वो महंगाई हमारी जेब तक आती है। इस गुत्थी को हम आज खोलने की कोशिश करेंगे। और अंशुमन जी ने ये 3 परतों वाला आप प्याज समझ लीजिए। पहली परत ये है कि जब महंगाई सरकार को कम करनी थी तो उसने ऊर्जा पे टैक्स घटाया, यानी कि ऊर्जा जब महंगी होती है तो उसका कास्केडिंग इफेक्ट बहुत सारी जगहों पर जाता है। दूसरा, पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाया। सर, क्या वजह थी सरकार ने सबसे पहले पेट्रोल डीजल पर ही निर्णय लिया? क्या बास्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था? हाँ, अब 2021 में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आई थी शुभम, उसमें रिजर्व बैंक ने कहा था ये बात, तब तक भारत में ईंधन की महंगाई शुरू हो चुकी थी क्योंकि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ चुकी थी और कीमतों में बढ़ोतरी हो गई थी। रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि खुदरा और थोक दोनों ही वर्गों में ईंधन की महंगाई उसके 1 साल पहले से शुरू हो गई थी। जुलाई के 2020 से धीमे धीमे हमने खुदरा कीमतें और थोक कीमतों में बढ़ोतरी होना देखना शुरू कर दिया था। और मार्च के बाद तक अगर आप पूरी इन्फ्लेशन की बास्केट को खोलकर सामने रखें तो आपको दहाई के अंकों को छूने वाली पहली बढ़ोतरी ऊर्जा के क्षेत्र में दिखाई देती है। ऊर्जा के बास्केट में दहाई का स्कोर पार करने वाली या डबल डिजिट का स्कोर पार करने वाली पहली इन्फ्लेशन एनर्जी और फ्यूल की इन्फ्लेशन थी। खुदरा थोक महंगाई में इसे हम एनर्जी और फ्यूल की इन्फ्लेशन कहते हैं और यहाँ ट्रांसपोर्ट और एनर्जी की इन्फ्लेशन कहते हैं खुदरा महंगाई में। तो सरकार ने, रिजर्व बैंक ने माना था कि भारत की अधिकांश महंगाई बढ़ी हुई ऊर्जा कीमतों से निकल रही है, चाहे वो कोयला महंगा हो या वो बिजली महंगी हो या पेट्रोल डीजल महंगा हो। इन पर जब तक टैक्स कम नहीं किया जाएगा ये आग ठंडी कैसे होगी। और इसलिए अगर आप याद करिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद से रिजर्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने, सबने अलग अलग बयानों में, अलग अलग संदर्भों में बात कहा था कि भारत के को अगर अपने लोगों को महंगाई की आंच से बचाना है तो उन्हें ऊर्जा पर टैक्सेशन की प्रक्रिया को रिव्यू करना पड़ेगा और टैक्स घटाकर ये महंगाई कम की जा सकती। तो इसलिए जब सरकार ने टैक्स का लोभ कम किया, टैक्स थोड़ा घटाया, तो आप देखेंगे कि महंगाई की दर में गिरावट दिखाई देगी और आपको पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी महसूस हो रही है। तो मतलब सर ये समझ आ गया कि पूरा मामला जो है वो ऊर्जा पर टैक्सेशन का है। तो क्यों ना टैक्स वसूली का ही हिसाब किताब सबसे पहले समझ लें कि आखिर टैक्स देश में विदेश से आने वाले कच्चे तेल पर लगता कितना है। ज़्यादातर सर हमने देखा है कि जब टैक्स की बात होती है तो एक्साइज ड्यूटी की बात होती है, वैट की बात होती है। टैक्स परिवार के और कौन कौन से ऐसे सदस्य हैं जो इसके पीछे हैं अगर हम देखें ऊर्जा की महंगाई के? अब हम ये ऊर्जा की महंगाई क्यों हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और ऊर्जा की महंगाई क्यों भारत को दुनिया के सबसे महंगे देशों में बदलती है, इसे समझने के लिए हम आज तीनों हिस्सों में चलेंगे। हम पेट्रोल डीजल के हिस्से में भी देखेंगे, हम कोयले के हिस्से में भी देखेंगे और सोलर एनर्जी के हिस्से में भी देखेंगे और देखते हैं कि ऊर्जा की महंगाई कम किए बिना भारत में महंगाई की समस्या या हमारी तकलीफें दूर नहीं की जा सकती। जैसा शुभम ने कहा, बिल्कुल सही बात है। जब भी पेट्रोल डीजल पर टैक्सेशन की चर्चा होती तो ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार का एक्साइज और राज्य सरकार का वैट, और सारी बहसें इसी के बीच में केंद्रित रहती। पर भारत में पेट्रोल या कच्चे तेल की में बहुत बड़ा हिस्सा शुभम इंपोर्टेड महंगाई का है और वो ढांचा जो भारत में पेट्रोल डीजल पर टैक्सेशन का ढांचा है उसे करीब से समझना जरूरी है ताकि हम जान सकें कि महंगाई कहां से निकल रही है। भारत सरकार इंपोर्टेड कच्चे तेल पर ₹1 प्रति टन के हिसाब से बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाती है, इतनी ही काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाती है और ₹50 प्रति टन के हिसाब से राष्ट्रीय आपदा राहत शुल्क लगाती है। अब आप देखिए, भारत अपनी जरूरत का करीब 85 से 86% तेल आयात करता है। पिछले मार्च 22 तक का आंकड़ा हमारे पास है। भारत का कुल तेल आयात 212 मिलियन टन था और जो अभी कोविड के पहले के आयात से कम है, लेकिन 212 मिलियन टन का आयात था। देश के भीतर, अब ये हुआ इंपोर्टेड कोल का हिस्सा, देश के भीतर निकाला जाने वाला जो कच्चा तेल है, जो भारत की कुल मांग में केवल 12 या 15% का हिस्सेदारी रखता है, वहां पर सरकार उस पर ₹1 प्रति टन की बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगाती है। ₹50 प्रति टन का आपदा राहत शुल्क तो लगती है। इसके अलावा 20% का सेस भी लगाया जाता है जो एड वैलोरम है। यह सेस 2016 में लगाया गया था। अब देशी कच्चे तेल की कीमत तय करने के लिए जो इंपोर्टेड
क्रूड ऑयल है उसकी कीमत का आधार बनाया जाता है। यानी अगर इंपोर्टेड क्रूड की कीमत बढ़ेगी तो आपके यहाँ भले ही सस्ता निकल रहा हो लेकिन घर वाला भी महंगा हो जाएगा। भले ही आपके यहाँ वो $100 $120 ओपेक वाली प्राइस ना हो, उसकी कीमत $60-65 पर बैरल ही निकल रही हो, लेकिन चूंकि पैरिटी है तो वो कीमत बढ़ेगी। अब भारत की आत्मनिर्भरता का तेल क्षेत्र में बड़ा अनोखा तकाजा है, इसको करीब से समझिए। घरेलू तेल का उत्पादन भारत की तेल उत्पाद जरूरत में केवल 15% हिस्सेदारी रखता है, लेकिन इस पर हम इंपोर्टेड क्रूड से ज्यादा टैक्स लगाते हैं। ओके। इंपोर्टेड क्रूड पर जितना टैक्स है उससे कहीं ज्यादा टैक्स हम अपने देश में पैदा हुए कच्चे तेल पर लगाते हैं, और हम बहस ये करते हैं कि हम रूस से सस्ता कच्चा तेल आयात करेंगे। अब अगर केवल आप इंपोर्टेड और डोमेस्टिक क्रूड ऑयल का से जो टैक्स के कलेक्शन का आंकड़ा जो 2019-20 का आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है उसके हिसाब से, क्योंकि 2019-20 में ले रहे हैं कि अगले 2 साल एबरेशन के साल थे, डिसरप्शन के साल थे कोविड के कारण, 43.8 अरब रुपए का रेवेन्यू इंपोर्टेड रहा क्रूड ऑयल से और भारत में निकाले गए क्रूड ऑयल से जुटाया गया। ये हुआ क्रूड ऑयल बास्केट का हिस्सा, ये है क्रूड ऑयल की बास्केट। अब हम आते हैं, भारत में पेट्रोल डीजल का भी आयात होता है, बने बनाए तैयार पेट्रोल डीजल का आयात होता है, क्योंकि भारत में प्राइवेट कंपनियों को सरकार ने सीधे पेट्रोल डीजल आयात करके बेचने की छूट भी दी है। पेट्रोल पर 2.5% की कस्टम ड्यूटी लगती है, 1.4 रुपए प्रति लीटर की काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती है, 11 रुपए प्रति लीटर की स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगती है, 2.5 रुपए प्रति लीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगता है, 13 रुपए प्रति लीटर की एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगती है इंपोर्टेड पेट्रोल पर, जो भारत में पेट्रोल इंपोर्ट होता है। डीजल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी के अलावा 8 रुपए प्रति लीटर की स्पेशल ड्यूटी, 4 रुपए प्रति लीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और 8 रुपए प्रति लीटर की एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगती है। 2019-20 में पेट्रोल डीजल के इंपोर्ट से, जो इंपोर्ट होता है भारत में उससे करीब 43-73 अरब रुपए का रेवेन्यू सरकार को मिला था। अब यहां यह समझना जरूरी है कि जो भारत में इंपोर्टेड क्रूड आ रहा है और जो इंपोर्टेड पेट्रो प्रोडक्ट आ रहे हैं, एक क्रूड है और पेट्रोल उत्पाद है, टैक्स का इनकी कीमतों से सीधा रिश्ता है। कच्चा तेल लगातार महंगा हुआ, सरकार की कमाई भी खूब बढ़ी, क्योंकि एडवोलरम ड्यूटी थी, जितना कच्चा तेल महंगा होता चला गया। अब आप ये समझ लीजिए कि 2021-22 में भारत में तेल का आयात बिल जो है वो दोगुना हो गया, $119 बिलियन हो गया, जबकि क्वांटिटी में इंपोर्ट कम था। यानी भारत ने मात्रा में तेल कम आयात किया, मूल्य में उस आयात की कीमत ज्यादा रही, और ये जो पूरा ड्यूटी स्ट्रक्चर हमने आपको बताया है, इस ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण सरकार को रेवेन्यू का विंडफॉल मिला। तो जब आपसे कोई ये तर्क देता है शुभम कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें महंगी होने के कारण भारत में कच्चा तेल महंगा हो रहा है, तो पलटकर हमें उससे यह भी पूछना चाहिए कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें महंगी हो रही तो सरकार इंपोर्ट ड्यूटी क्यों नहीं घटा देती, उसके ऊपर सरकार आयात शुल्क कम करके उसको सस्ता क्यों नहीं कर देती, और वो उसका हिसाब यहां पर मौजूद है। ये ऊर्जा में पेट्रोल डीजल पर टैक्सेशन का एक हिस्सा है। सर, ये बात हो गई उसकी जो आयात पर लगने वाला टैक्सेशन, और हमारा जब अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराते हैं तो शायद पता भी नहीं होता कि कितने तरीके के टैक्सेस हम इस एक प्रति लीटर तेल पर भर रहे हैं। सर, ये बात हो गई आयातित महंगाई की, जो हम आयात कर रहे हैं उस पर कितना टैक्स लग रहा है। घर में क्या स्थिति है? घर में तो आप हर तीसरे दिन गूगल सर्च करिए तो आपको एक टेबल दिखाई दे जाएगी कि भारत में किस राज्य में पेट्रोल डीजल पर कितना टैक्स लगता है, तो उसे मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, इतनी लोग इन चीज़ों को जानते हैं। ये मान के चलिए कि यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी है, रोड डेवलपमेंट सेस है, राज्यों का वैट है, कुल मिलाकर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत का लगभग 50% हिस्सा टैक्सेशन है, और ये स्पष्ट रूप से कोई रहस्य की बात नहीं। बीते साल यूपी चुनाव से पहले तक से और अभी हाल में भी इसी हिस्से में कमी बेशी की जाती है। सरकारें जब भी पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ोतरी कमी करना चाहती तो इसी में परिवर्तन करती हैं। अब पेट्रोल डीजल में टैक्स में कटौती और बढ़त का हिसाब किताब अगर आप करीब से देखें, जो आपको अभी जो कीमतों में कमी हमें दिखाई देती है, तो हमें यह राहत बहुत स्थायी और लंबी क्यों नहीं समझ दिखाई देती, इसे हमें भीतर से समझना जरूरी है। 2015 में जब कच्चे तेल की कीमत कम थी तब केंद्र सरकार ने पेट्रोल उत्पादों पर कीमतें पर टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। 2021 तक पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 200% और डीजल पर 600% बढ़ी। एक्साइज ड्यूटी में लगातार बढ़ोतरी हुई। इसी क्रम में राज्यों का वैट भी बढ़ा, जितनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ती उसी क्रम में राज्यों का वैट भी बढ़ा। नतीजा यह हुआ कि 2014-15 से 2021 के बीच पेट्रोल उत्पादों से सेंट्रल एक्साइज कलेक्शन 163% बढ़ के 1.72 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 4.5 लाख करोड़ हो गया। यानी 2014-15 में 1.72 लाख करोड़ था, जो 2020-21 में 4.5 लाख करोड़ के आसपास हो गया। इसी दौरान राज्यों का वैट कलेक्शन,
क्योंकि वहां भी कीमतें बढ़ी थी। 1.6 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2.1 लाख करोड़ रुपए, यानी 35% की बढ़ोतरी यहां पर और करीब करीब 163% की बढ़ोतरी वहां पर हुई। अब केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगती है उसका 42% हिस्सा राज्यों से बांटती है। इसी की बहस अभी हमने हाल में सुनी जब वित्त मंत्री को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि इसकी कटौती का सारा बोझ केंद्र सरकार अपने सर पे ले रही है। पेट्रोल पर इस बेसिक एक्साइज ड्यूटी का हिस्सा 58 पैसे पर लीटर है और डीजल पर करीब 75 पैसे प्रति लीटर है, जबकि इन दोनों पे कुल एक्साइज 33 रुपए और 42 रुपए प्रति लीटर है। तो बेसिक एक्साइज ड्यूटी का कंपोनेंट पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स में बहुत कम है, उसी का हिस्सा राज्यों को बांटा जाता है। अब आप ये समझने की कोशिश करिए शुभम कि पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल की कीमत कम होती है तब भी हम टैक्सेशन के कारण महंगाई झेलते हैं, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तब हमें थोड़ी सी कटौती की राहत मिलती है। जब सरकारों को लगता है कि महंगाई बेहात हो रही, राजनीतिक रूप से बड़ी चुनौती बनने वाली, तब हम पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ी कमी देखते हैं, लेकिन वो कमी तब भी उतनी पर्याप्त नहीं होती क्योंकि इतना टैक्स लोडेड है इसके पीछे। जो आपकी गाड़ी में, आपकी बाइक तक तेल आ रहा है उस पर इतना टैक्स लोडेड है कि वो सस्ती कीमतों के वक्त जितना विंडफॉल सरकारें गेन करती हैं उसकी तुलना में मिलने वाली राहत बहुत सीमित पाई जाती। और रिजर्व बैंक यही बात बार बार अपनी रिपोर्ट्स में कहता है कि भारत में पेट्रोल डीजल की महंगाई, भारत में ईंधन की महंगाई ही खुदरा महंगाई और थोक महंगाई की जड़ है। तो ऐसा नहीं कि सरकार के एक हाथ को ये नहीं पता है कि महंगाई कहाँ से आ रही है, सरकार को भी पता है कि महंगाई विशुद्ध रूप से पेट्रोल डीजल में टैक्सेस से आ रही। और चूंकि पेट्रोल डीजल की महंगाई का बड़ा भार हमें सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में, थोक और महंगाई में दिखता है, इसलिए उसका असर हमें ओवरऑल महंगाई दर पर सबसे ज्यादा दिखता है। इसलिए सरकारें इस पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती और कमी करके चीजें मैनेज करने की कोशिश करती हैं। पर एक बहुत बड़ा हिस्सा कोयले का भी है जहां हमें कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, क्योंकि वहां सरकार, क्योंकि उसका हमें महंगाई को नापने वाला जो पैमाना है उसमें उसमें कोयले की और बिजली की हिस्सेदारी है, उसका वजन थोड़ा कम है। सर बिल्कुल, आपने जैसे कोयले की बात छेड़ी तो अब बात कोयले पर ही की जाए। पेट्रोल डीजल तो मान लीजिए ऊर्जा में सबसे बड़ी बास्केट में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखता है, इसके तक कोयले का और बिजली का की क्या स्थिति, वहाँ टैक्स कितना है? ये ऊर्जा का दूसरा मोहल्ला है जहां टैक्सेशन की कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि पेट्रोल डीजल में है। और जैसे हमने शुरुआत में कहा कि भारत दुनिया में ऊर्जा पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगाने वाले देशों में है और उसका असर हमें दिखाई देता है। अब यहाँ देखिए, जैसे हम 85, 85.5%, 86% कच्चे तेल की डिमांड के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयात पर निर्भर हैं, वैसे ही भारत की करीब 60% बिजली कोयले से बनती है। हालांकि इसमें बहुत कम इंपोर्ट है, ज़्यादातर कोयला देश भर है, लेकिन अब घरेलू है तो सस्ता नहीं है। बिजली पर कोयले की जो औसत बेसिक कीमत है 955 से 1100 रुपये प्रति टन के हिसाब से, उस पर क्या क्या टैक्स लगते हैं? उस पर राज्यों को रॉयल्टी मिलती है, उस पर पर्यावरण का विकास का सेस लगता है, उस पर कुछ सीमा कर लगता है, उस पर कुछ राज्यों में जंगल कर भी लगाया जाता है, एक डेवलपमेंट टैक्स लगता है, कोयला निकालने का चार्ज होता है, 5% का जीएसटी होता है और 400 रुपये प्रति टन के आसपास कुल मिलाकर ये टैक्सेशन वहाँ पहुँच जाता है। इसलिए रेलवे से भाड़ा और भाड़े पे लगने वाला जीएसटी अलग से है। इसलिए आमतौर पर जब कोयला कंपनियों से आप बात करिए या कोल कंट्रोलर के आंकड़े देखिए तो कोयला पिट हेड से पावर प्लांट तक आते आते उसकी कीमत लगभग दोगुनी हो जाती है इन टैक्सेशन और इन चार्जेस के कारण, जो उसके साथ कैस्केडिंग होते हुए आगे तक आते हैं। कोल कंट्रोलर के आंकड़े में पढ़ रहा था, वो बताते हैं कि केंद्र सरकार को कोयले से करीब 25,000 करोड़ का जीएसटी मिलता है, कोयले से जीएसटी मिलता है। राज्यों को मिलने वाले जो टैक्सेस जो हमने पीछे बताए वो अलग से हैं। और इनके कारण जो आकलन हमें मिले, इनके कारण ये है कि घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए शुभम बिजली करीब 26 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो जाती है सिर्फ टैक्सेशन के कारण। 26 पैसे प्रति यूनिट की बिजली की महंगाई इन टैक्सेस के कारण आती है। यही नहीं, कई राज्य सरकारें इलेक्ट्रिसिटी बिल पर एक ड्यूटी लगाती हैं जिसको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट है। और ये ड्यूटी इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पर लगाई जाती है, उसके जो फिक्स्ड कंपोनेंट है जो आपसे रेंटल लिया जाता है, अगर हम मोबाइल की भाषा में बात करें, ये इसलिए है कि जब आपको बिजली सस्ती करनी पड़े, चुनावी वादों में बिजली बांटनी पड़े, तो उसकी भरपाई इस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से की जाए। और यही वो ड्यूटी का झगड़ा है जो जेनको और डिस्कॉम के बीच में फंसा हुआ है। यही पैसा राज्य सरकारों ने उपभोक्ताओं से तो वसूल लिया है, हमारे आपसे तो वसूल लिया है, पर बिजली बनाने वाली कंपनी को नहीं दिया और बिजली बनाने वाली कंपनी ने कोयला सप्लाई करने वाली कंपनियों को नहीं दिया। सर सौर ऊर्जा की क्या स्थिति है, क्योंकि अब तो वो सबसे नई ऊर्जा इस परिवार में शामिल हुई है। अभी यहाँ बड़ा दिलचस्प है कि हमें लग रहा था कि चलिए पेट्रोल डीजल पे टैक्सेशन बढ़ाना सरकारों की आदत है,
कोल पर राज्य सरकारें भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सेदार हैं, इनको इन दोनों को मिला लें। लेकिन टैक्स का शिकंजा नई ऊर्जा पर, जिसे हम नई एनर्जी कहते हैं, न्यू एनर्जी पे भी बराबर बढ़ रहा है। सौर ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरफ प्रचार होता है। सरकार ने सोलर मॉड्यूल्स के इंपोर्ट पे 40% और सेल पर 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। भारत में सोलर मॉड्यूल्स बनाने की कैपेसिटी अभी बन रही है, आई नहीं है। कहा जाता है कि हमने चीन से आयात रोकने के लिए ऐसा किया है, लेकिन चूंकि मॉड्यूल्स और सेल्स की कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो सौर ऊर्जा की क्रांति है वो भी महंगी होती जा रही है। उनकी बिजली के प्रोडक्शन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि जब वो ब्लेंडिंग के लिए ग्रिड को वो देते हैं, एक्सचेंज को देते हैं, तो वो तो महंगी पड़ती है। बात हो गई सर सौर ऊर्जा की। अब आप ये बताइए, इतना टैक्स सरकार इकट्ठा करती है तो उसकी झोली में जो कुल टैक्स आता है उसमें इसकी हिस्सेदारी होती कितनी है? अब यहाँ से जब हमने शुरुआत में आपको एक बड़ा आंकड़ा दिया था कि 25% सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू में एक चौथाई रेवेन्यू सरकार का, 100 रुपये में से 25 रुपये का रेवेन्यू एनर्जी से आता है, और राज्य सरकारों को थोड़ा सा कम रेवेन्यू मिलता है क्योंकि ऊर्जा से मिलने वाले राजस्व का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार लेती है। और इसलिए बराबर ये बहस सही और जेन्युइन है कि केंद्र सरकार को ज्यादा रियायत देनी पड़ती है राज्यों की तुलना में ऊर्जा के ऊपर। पुणे की एक रिसर्च एजेंसी है प्रयास, उसका एक बड़ा अध्ययन है और दिलचस्प अध्ययन है, जो आंकड़ा हमारे पास है, जो आंकड़े हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। केंद्र के कुल टैक्स रेवेन्यू का 25% हिस्सा एनर्जी से आता है, राज्यों का करीब 13% हिस्सा एनर्जी से आता है। करीब से अगर आप देखें तो केंद्र सरकार को ऊर्जा क्षेत्र से कंपनियों के लाभांश सहित जितना रेवेन्यू मिलता है, ये बात समझना जरूरी है। ऊर्जा कंपनियां सरकार को लाभांश देती हैं, तेल कंपनियां सरकार को डिविडेंड देती हैं अपने मुनाफे में, एनटीपीसी एनएचपीसी कंपनियां अपने मुनाफे में में हिस्सा देती हैं, जिसको लाभांश कहा जाता है। लेकिन अगर ये पूरा रेवेन्यू एक बास्केट में रखा जाए और उस पूरी बास्केट का असेसमेंट किया जाए, इसमें 90% टैक्सेस हैं। टोटल रेवेन्यू अगर मान लीजिए पूरे एनर्जी सेक्टर से सरकार को 1000 रुपए का रेवेन्यू आता है, तो उसमें 900 रुपए प्योर टैक्सेस से आता है, टैक्सेशन से आता है, यानी कंपनियों के मुनाफे से ज्यादा टैक्स है। अब केंद्र को जितना भी एनर्जी से रेवेन्यू मिलता है उसमें 83% पेट्रोल से और 17% कोयले से आता है। अब यहां वो दर्द है, वो तकलीफ है, समझने की कोशिश करिए। क्यों पेट्रोल डीजल पे ही सरकार, क्यों पेट्रोल डीजल पर ही सरकारें टैक्स में कमी बेशी करती हैं और क्यों इसे निचोड़ती रहती? क्योंकि टोटल जो एनर्जी सेक्टर से टोटल रेवेन्यू आ रहा है उसमें से 100 में से 83 रुपए से 100 रुपए में से 83 रुपए सरकार को आते हैं पेट्रोल डीजल से, पेट्रोल उद्योग से, और 17% कोयले से आता है। राज्यों को कोयले से केवल 2% रेवेन्यू मिलता है क्योंकि कोयले में उनको रॉयल्टी मिलती है। उनका 83% रेवेन्यू भी पेट्रोल डीजल से आता है क्योंकि वो वैट लगाती हैं, और उसके बाद जो बिजली पर वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाती है, केवल उन्हें मिलती है, बिजली केवल उनको मिलती है, तो बिजली पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूलने का अधिकार उनको है। रिजर्व बैंक के आंकड़े एक दिलचस्प चीज बताते हैं। 2018 के बाद 19 के बाद ऊर्जा से केंद्र सरकार का राजस्व बढ़ता चला गया और ऊर्जा से मिलने वाली सब्सिडीज कम होती चली गई, यानी जितनी रियायतें सरकार कमजोर तबकों को, गरीब लोगों को दे रही थी, वो कम होती चली गई। एलपीजी की सब्सिडी इसका एक सबसे ताजा और सबसे ज्वलंत उदाहरण है कि एलपीजी की सब्सिडी को धीमे धीमे करके खत्म कर दिया गया। अभी ताजी 100-200 रुपए की सब्सिडी जब इतनी महंगाई हुई है तो उज्ज्वला के लिए घोषित की गई। अच्छा, राज्यों की स्थिति ज्यादा जटिल है और ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि राज्यों और केंद्र के बीच ऊर्जा को लेकर आने वाले समय में लंबी खींचतान होना तय है, उसे आप रोक नहीं सकते। राज्य सरकारों को ऊर्जा से जितना रेवेन्यू मिलता है उसका करीब आधा हिस्सा वो सब्सिडी पर खर्च करते हैं, 1.33 लाख करोड़ रुपए। और सब्सिडी क्या है? वो सब्सिडी वही है जो सस्ती बिजली के तौर पर दी जानी है, बाकी चीज़ों के तौर पर दी जानी, और चूंकि उसकी रिकवरी नहीं हो पाती इसलिए हम बिजली की क्राइसिस में, शॉर्टेजेस में हैं, क्योंकि वो बिजली कंपनियों को पैसा नहीं दे पा रही है। हमें यह समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि पेट्रोल की, डीजल की, ऊर्जा की महंगाई शुद्ध विशुद्ध रूप से टैक्सेशन से निकल रही है, पूरी तरह टैक्सेशन से निकल रही है, और इसलिए सरकार परोक्ष रूप से आपको ये मानती है जब भी वो कीमतें कम करने की कोशिश करती। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकारों ने अपने बजटों को इतना बड़ा कर लिया है, खर्चे कम करने की कोई सूझ हो सामने लाने की कोशिश नहीं करती, अपने बजट्स को सीमित करने की कोशिश नहीं करती, मन चाहे खर्च करती हैं, और उनके पास ये 2-3-4 ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन्हें जब चाहते हैं तब वो अपने तरह से निचोड़ लेते हैं और वो रेवेन्यू बाद में जो वहां से रेवेन्यू वसूला जाता है वो हमारे आपसे लेकर बड़े उद्योगों के लिए, बाकी लोगों के लिए महंगा पड़ता है। और आज अगर आप अर्बन एरिया में, बिजली में, शहरी इलाकों में, चाहे वो
अपार्टमेंट और सोसाइटीज़ में रहने वाले लोग हों या इंडस्ट्री हों, अगर आप उनके टोटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा देखें तो एनर्जी उनकी सबसे बड़ी बड़ा कॉस्ट हेड होगा। सबसे बड़ा कॉस्ट होगी उनके कंजम्पशन की, चाहे वो कंपनियां हों, चाहे वो शॉपिंग मॉल्स हों, चाहे वो सरकारी दफ्तर हों या अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हों, एनर्जी उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग का सबसे बड़ा हिस्सा हो जाती है। सर, टैक्स की बात हो रही है तो जीएसटी का जिक्र ना छिड़े, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार क्यों नहीं, क्योंकि जीएसटी की सफलता के अगर 3-4 कसीदे पड़े गए थे तो उसमें एक ये जरूर था कि इससे महंगाई कम हो जाती है। सरकार क्यों नहीं पेट्रोल को, डीजल को, बिजली को, कोयले को इसको जीएसटी के दायरे में ले आती है? अब आप महंगाई का ढांचा देखिए, सबसे ज़्यादा महंगाई जिन चीज़ों से निकलती है, महंगाई सबसे ज़्यादा निकलती है पेट्रोल डीजल की कीमतों में, क्योंकि उसका कैस्केडिंग इफेक्ट है। वो हर चीज़ की लागत में शामिल है और जुड़कर आपके पास आती है, चाहे वो कंपनी बना रही हो या वो आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हो। वो महंगाई बढ़ाने वाले सारे बड़े कारक जीएसटी से बाहर है। कोयला जीएसटी से बाहर, बिजली जीएसटी से बाहर, पेट्रोल डीजल जीएसटी से बाहर, और इसलिए जीएसटी घटे या बढ़े हमारी आपकी जिंदगी जीने की लागत बढ़ती चली जाती है। एक चीज महत्वपूर्ण है। दूसरा ये कि चूंकि ये सबसे बड़े सोर्सेज हैं, कितनी स्मार्टली स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके रेवेन्यू के सबसे बड़े सोर्सेज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। क्योंकि अगर आप इसे जीएसटी के दायरे में लाएंगे तो फिर आपको इन्हें कंपनियों की लागत का हिस्सा मानना पड़ेगा। और अगर आप जो आदर्श व्यवस्था है जीएसटी की कि जो मेरी इनपुट की कॉस्ट है उस पर मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी, और सबसे बड़ी इनपुट कॉस्ट क्या है इंडस्ट्री के लिए? सबसे बड़ी इनपुट कॉस्ट किसी ऑफिस के लिए फ्यूल है, फ्यूल और एनर्जी है। इससे ज्यादा बड़ी तो कोई इनपुट कॉस्ट नहीं है। और हर आदमी पर्सनल लाइफ में भी आपके लिए, आपके दैनिक कामकाज में भी एनर्जी सबसे बड़ी कॉस्ट है। तो आप बिजली का बिल पे कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। और इसलिए केंद्र और राज्य की सरकारें बड़ी सहमति के आधार पर जो महंगाई बढ़ाने वाला सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, यानी जो महंगाई का पूरा परिवार है, जिसमें सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ती, उसे वो जीएसटी से बाहर रखती हैं। और अब हम इसलिए हाल फिलहाल में बहुत सारे इंडेक्सेस आए, चर्चा में आए कि हम दुनिया में सबसे महंगे मोटर ईंधन वाले और सबसे महंगी बिजली वाले देशों में, अगर आप टॉप 15-16 देशों को गिनेंगे ना, तो उन देशों में सबसे महंगी बिजली वाले देशों में शामिल हो गए। अब इसे इस तरह समझना जरूरी है महंगाई के तौर पर कि भारत की प्रति व्यक्ति अगर खपत क्षमता देखें, उसकी परचेजिंग पावर देखें, क्रय शक्ति देखें, तब आपको ये समझ में आएगा कि सड़क से पैदल जाने वाला एक सामान्य डेली लेबर जो 15 या 16-20 किलोमीटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, ऑटो या टैक्सी से जाता है, उसकी वेतन है, उसकी सैलरी या उसकी मजदूरी तो नहीं बढ़ी, लेकिन एक साल के भीतर उसके ऑटो और सीएनजी के किराए में कितनी बढ़ोतरी हो गई, ये उसके जीवन को कैसे एनर्जी का टैक्सेशन, एनर्जी की प्राइसेस प्रभावित करती है। भारत के पास अब बिल्कुल विकल्प कम है शुभम। कच्चे तेल की महंगाई स्थायी हो रही है। भूल जाइए कि अगले 2-4 सालों में भी भारत दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें $60, $55, $65, जब तक कोई बड़ी रिसेशन ना फट पड़े तब तक नहीं आएंगी। $90-80 के आसपास रहेंगी, कुछ समय तक अभी $100 के आसपास रहने की संभावना है। कोयले की कीमतें बढ़ चुकी हैं, भारत को कोयला इंपोर्ट करना पड़ रहा है। कोयले की कीमतों के कारण बिजली दरों में एक और बढ़ोतरी का बड़ा दौर शुरू होगा। मनी सेंट्रल में हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कोयला महंगा है और बिजली कंपनियों को पास थ्रू का अधिकार दिया जाएगा, यानी वो कीमतें बढ़ाएंगी। यह महंगाई हमें झेलनी पड़ेगी और इसे कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सरकारें अपने टैक्स कम करें, ऊर्जा से टैक्स की निर्भरता को हटाकर दूसरी जगहों पर ले जाएं और दूसरी जगहों पर टैक्स लगाने के बजाय अपने खर्च, अपना आकार, अपनी जो शाह खर्ची और बहुत सारे ऐसे खर्चे जिन्हें रोका जा सकता, बचाया जा सकता, उन्हें रोकने की कोशिश करें। एक और बात लास्ट में समझना जरूरी है कि पर्यावरण की जो चिंता है उसके कारण ऊर्जा की तकनीकों का पूरा ढांचा बदल रहा है। आपको थोड़े समय बाद क्लाइमेट चेंज के कारण अपने बिजली घरों को बदलना पड़ेगा, उनमें लो कार्बन इमिशन की तकनीकें लगानी पड़ेंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें शुरुआती दशकों में ऊर्जा की कॉस्ट को ही बढ़ाएंगी। जिस सामान्य लेवल पर आप इस समय थर्मल पावर ले रहे हैं, जब उसमें ग्रीन एनर्जी का कंपोनेंट आ जाएगा, उस तरीके की तकनीकें आ जाएंगी जिससे आप कोयले से एश का फ्लो कम हो, कार्बन का कम एमिशन हो, तो शुरुआत में उसमें बड़ा निवेश करना पड़ेगा उसे आधुनिक बनाने के लिए, और उस समय बिजली की दरें और महंगी होंगी। तो अगर सरकारें समझदारी और प्राग्मेटिक ढंग से सोचती हैं तो उन्हें उस ट्रांजिशन के लिए अभी से ऊर्जा पर टैक्स कम करने शुरू करने चाहिए, ताकि हम उतना क्वेश्चन तैयार कर सकें कि अगर भारत का एक तापी बिजली घर ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट करता है तो उसकी जो पर यूनिट कास्ट है उसमें बढ़ोतरी को एब्जॉर्ब किया जा सके। हम ऊर्जा की बहुत जबरदस्त महंगाई के भीतर फंसे हुए हैं और वो जटिल महंगाई टैक्स से निकलती, जिसे रोकने के लिए केंद्र राज्य सरकारों को मिलकर बड़ी रणनीतियां बनानी होंगी।
बिल्कुल, मतलब ये तो शायद मैंने किसी ने नहीं सोचा होगा कि सरकार जो ये कदम उठा रही है इसके पीछे कितनी बड़ी सोच है। और ये अर्थात हमें ये बताता है कि वाकई पेट्रो पदार्थों पर या पेट्रोल, डीजल, कोयला, बिजली, ऊर्जा, ईंधन, आप किसी भी नाम से इसे समझ लीजिए, इस पर दरअसल कितना ज़्यादा टैक्स लगता है। और महंगाई तभी कम होगी जब सरकार टैक्स कम करेंगी। ये आप एक लाइन में अगर सीख लेके जानी, इस अर्थात से क्या पता चला, तो इस अर्थात से ये पता चला कि देश में महंगाई दरअसल टैक्सों से बढ़ती है। जब तक टैक्स नहीं घटा जाएंगे महंगाई में कोई मीनिंगफुल, कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ये था हमारा इस हफ्ते का अर्थात। अब सवाल जवाब, जैसा मैंने आपसे कहा था, तो सर पहला सवाल जो है वो कलारिया जय जी का है। वो ये कह रहे हैं कि सर एनबीएफसी में जॉब तो सिक्योर हैं, उन्होंने एनबीएफसी वाला अपना अर्थात पूरा सुना, तो ये बात है कि एनबीएफसी सेक्टर में जॉब तो सिक्योर हैं, और क्या एनबीएफसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए अगर शेयर बाजार में वो लिस्टेड हैं तो? दोनों चीज़ें एक ही, दोनों जो सवाल के दोस्त हैं दोनों का एक ही जवाब है कि एनबीएफसी में जो मजबूत और बड़ी अच्छी एनबीएफसीज हैं, जिनके पीछे कोई बड़े औद्योगिक घराने या कोई बड़ी कंपनियां खड़ी हुई हैं, जो रिजर्व बैंक के बेहद सख्त ताजे नियम आए हैं कैपिटल एडिक्वेसी को लेकर, रिस्क कवरेज को लेकर, रिस्क रिजर्व को लेकर, वो कंपनियां जो न बर्दाश्त कर सकती हैं, उनके स्टॉक्स भी अच्छे हैं और उनकी नौकरियां भी अच्छी। नौकरियों के मामले में एक चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि भारत अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कर्व पर सवार हुआ है। यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ने का कर्व शुरू हो रहा है। 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो गई, 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी शायद, कम से कम 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी शायद जून में हमें दिखाई देगी। इसके बाद एनबीएफसीज इस महंगे कर्ज के मॉडल के दौर में अपने कर्ज मॉडल को, अपने बिजनेस मॉडल को कैसे इवॉल्व करती हैं और बाकी जो लागतें बढ़ेंगी, रेगुलेटरी कॉस्ट बढ़ेंगी, उनके बारे में तस्वीर साफ नहीं। और इसीलिए ये ट्रांजिशन का फेज़ है कम से कम कारोबार को लेकर। और हमें देखना पड़ेगा अगले 6-7 महीने में, 8 महीनों में, कि जो बदल रही इकोनॉमिक परिस्थितियां हैं उनमें एनबीएफसीज ने अपने आप को कैसे एडजस्ट किया है। सर अगला सवाल अनंत रानाडे का है। ये कह रहे हैं कि करेंसी एक्सचेंज रेट देखें तो श्रीलंका का लगभग 200 रुपये है डॉलर के मुकाबले, जबकि नाइजीरियन नीरा जो है वो 600 नीरा के बराबर पहुंच गया है। उसके बाद भी नाइजीरिया में उतनी क्राइसिस नजर नहीं आ रही जितनी श्रीलंका में, ऐसा क्यों? नाइजीरिया में हमेशा से क्राइसिस, नाइजीरिया की फिनेंशियल सिचुएशन और नाइजीरिया की इकोनॉमी बहुत ही फ्रैक्चर्ड और बहुत सारी गहरी चुनौतियों में। पर एक चीज़ ये भी है कि नाइजीरिया के पास ऑयल का एक्सपोर्ट भी है, नाइजीरिया तेल उत्पादक देशों में शामिल है। पर अगर आप किसी एक देश से दूसरे देश के वैल्यू, करेंसी वैल्यू को तुलना करेंगे तो शायद सही नतीजे पर पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि श्रीलंका की आर्थिक परिस्थितियां और नाइजीरिया की आर्थिक परिस्थितियों में काफ़ी बड़ा फर्क है। तो सिर्फ 200 और 600 के आधार पर तुलना करने से बेहतर है कि हम नाइजीरिया की जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके संदर्भ में हम करेंसी का डिवैल्यूएशन देखें। नाइजीरिया में करप्शन के बहुत सारे इश्यूज हैं, वहाँ पर फॉरेक्स का एक ग्रे मार्केट भी है, जिस ग्रे मार्केट को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी या गिरावट की समस्या बिल्कुल दूसरी है जो सॉवरेन डिफॉल्ट से निकली है। बिल्कुल। अंशुमान सर की बात को एक और तर्क अगर आप ऐसे दे सकते हैं कि रशिया इतनी क्राइसिस में है, लेकिन उसके बाद भी कल रशिया यूरो के मुकाबले 7 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया। तो अगर आप केवल एक खिड़की से हाल देखना चाहेंगे पूरे देश का तो वो नहीं दिखेगी, और वो खिड़की अगर केवल मुद्रा की है, केवल एक्सचेंज रेट की है, तो कतई नहीं दिखेगी। सर राधिका का एक सवाल और है, एक सवाल आज और ले लेते हैं। वो ये कह रही हैं कि रूस से बढ़ते तेल आयात पर यूरोपीय संघ देश भारत को धमकी सी दे रहे हैं। क्या कोई जानकारी है कितना बढ़ गया रूस से तेल का आयात? जो ताजे आंकड़े हमारे पास अभी आए उस हिसाब से भारत ने रूस से जो भी विंडो खुली हुई है उस हिसाब से करीब रूस से भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 9 से 10% के आसपास पहुंच रही है। लेकिन हमें उसका कीमतों पर या कंपनियों के उस पर कोई असर नहीं दिखाई दिया। आधिकारिक रूप से भारत की तेल कंपनियों ने कोई स्पष्ट आंकड़ा जारी नहीं किया है कि रूस से कितना तेल आयात हो रहा है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने तो ये कहा था कि रूस के तेल का वो इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसकी क्वालिटी, उसका सल्फर ग्रेड ऐसा है जिसको वो नहीं ले सकती। लेकिन अलग अलग सूत्रों से जानकारी आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा मिला है, रूस के तेल के डिस्काउंट का, उसका फ़ायदा शायद उठाया गया और इसलिए भारत ने रूस से तेल का आयात बढ़ाया है। ऐसे आंकड़े मिलते हैं। चलिए, बात हो गई इनकम की पूरी, इकोनॉमी की पूरी हो गई, अब चलते हैं इनकम पर। सर इनकम वाले हिस्से में इस बार LIC का IPO हम लोगों ने लास्ट इकोनॉमिक में, मुझे याद है, डिस्कस किया था। IPO आ गया, IPO की पाठशाला में क्या तजुर्बे हैं ये बता दीजिए। मुझे लगता है IPO की पाठशाला में इससे बड़ा तजुर्बा कोई नहीं है, क्योंकि IPO की पाठशाला में पिछले साल से लगातार तजुर्बे मिल रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी का IPO डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद पूरा हफ्ता बीत चुका है,
900 रुपए से ऊपर निकलने की हिम्मत नहीं आई दिखाई पड़ जुटा पा रहा रही। है। वो कंपनी जो देश के तमाम कंपनियों के आईपीओ संभालती थी वो अपना ही कंपनी, IPO नहीं उसका संभाल अपना पाती। ही आईपीओ इन्वेस्टर्स के भी उंगलियां जली हैं, कल उनके हाथ और जलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। तो भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी जो मार्केट की जान थी, उसके आईपीओ का वैल्यूएशन गिरना ये बताता है कि बाजार बहुत निर्मम है, बाजार बहुत क्रूर है, वो बहुत अपने तरीके से वैल्यूएशन तय करता है। और इसके पीछे फिर आप पेटीएम, जोमेटो का रिजल्ट आया है, बाकी कंपनियों को देखें, तो इसलिए आईपीओ की फ्रेंजी से, आईपीओ के उत्साह से थोड़ा बाहर निकलिए, वास्तविकता के साथ आईपीओज को समझने की और परखने की कोशिश करिए। अगर उसके वैल्यूएशन आपको तर्कसंगत नहीं लगते हैं, अगर आपको लगता है कि उसके वैल्यूएशन को पर लोग सवाल उठा रहे हैं, खासतौर पर जो उसके वैल्यूएशन को लेकर कॉन्ट्रा कॉल दे रहे हैं या जो लोग उसके वैल्यूएशन को क्वेश्चन उठा रहे हैं, उनकी बात ध्यान से सुनिए। हो सकता है आपको आईपीओ अलॉटमेंट ना होने के बाद, लिस्ट होने के बाद वो सस्ता मिल जाए। और लगातार हमने ये देखा है कि लिस्टिंग गेन्स के शुरुआती समय के बाद उनके स्टॉक्स नीचे के लेवल पर आए हैं। तो इसलिए आईपीओ को लेकर सतर्क रहिए, क्योंकि शेयर बाजार में आमतौर पर गिरावट है। और दूसरी चीज, जो आईपीओ कंपनियां हैं उन्हें भी गहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं और बदल रहे हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर भी प्राइमरी मार्केट को बहुत प्रभावित करते हैं, चाहे वो रुपए की कमजोरी हो या जीडीपी में गिरावट हो या महंगाई हो। बिल्कुल। तो आज के इकोनॉमिकम में इनकम वाले हिस्से का पर्चा ये, नुस्खा ये अंशुमान जी का, कि आईपीओ बाजार में बहुत जल्दबाजी मत कीजिए। मौजूदा परिस्थिति जो बाजार की बनी हुई है, इसमें हो सकता है कि किसी आईपीओ के बहुत शोरगुल में अगर आपको आईपीओ नहीं मिला तो निराश मत हो सकता है लिस्टिंग के बाद वो आपको उससे कम का ही मिल जाए। अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। सर, किस्सों के सिक्के का और बता दीजिए कि किस्सों के सिक्के में इस बार आपने क्या इतिहास का कौन सा अनोखा किस्सा लिखा है? किस्सों के सिक्के में इस बार हम आपको रूस और स्वीडन के रिश्तों का बेहद दिलचस्प इतिहास बताएंगे। और हम बताएंगे एक छोटे से आइलैंड का इतिहास, जो शायद पुतिन की जो आक्रामकता है उसमें वो स्वीडन के लिए वो डोनबास जैसा हो सकता है। लेकिन किस्सा ये नहीं है कि उस आइलैंड के ऊपर स्वीडन की सेना का जमाव बढ़ गया है और रूस का उस पर निशाना है। किस्सा कुछ और है। किस्सा ये है कि वो आइलैंड, उस पर कब्जे की कोशिशें पिछले कई सौ सालों से क्यों चलती रही हैं, क्योंकि वो शायद दुनिया का एक पहला जाना हुआ एल्डोराडो है, यानी वो मिथकीय नगर जहां पर खजाना दबा होता था। और उस स्वीडन के बाल्टिक सी के उस आइलैंड पर कितना खजाना मिला है, उस खजाने की कहानी क्या है, और वही आइलैंड या वही द्वीप आज स्वीडन और रूस के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह बनने वाला है। तो आप ये है इस बार का किस्सों का सिक्का। इसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाल्टिक क्षेत्र में कैसे नाटो और रूस के बीच नई तरीके की पेशबंदी शुरू हो रही है। सर, ये तो बिल्कुल आपने केजीएफ टाइप की कोई बात बता दी। कोई टापू है, कोई शहर है जहां बहुत खजाना है। तो इस बार का किस्सों का सिक्का वाकई काफी इंटरेस्टिंग है। सर, बहुत शुक्रिया अर्थात के लिए, किस्सों के सिक्के को बताने के लिए और इनकम का नुस्खा पर्ची देने के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया अपना रविवार में समय निकालने के लिए, इकोनॉमिकम देखने के लिए। प्रतिक्रियाएं भेजिए, सवाल भेजिए, सुझाव भेजिए। सवाल को अगले इकोनॉमिकम में मैं लूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।